हमारे गंगा पुत्र ने एक पेड़ मां के नाम लगा दिया, फिर भी गंगा साफ नहीं हुई। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऊपर से अब अरावली भी नष्ट होने वाली है। लेकिन अभी भी अपने विल से वो लोग बाहर नहीं निकले जो कांग्रेस के काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए कीड़ों की तरह बिलबिलाकर बाहर निकला करते थे, सच्चाई का साथ दिया करते थे। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई सामने आ ही नहीं रहा है। पता है क्यों? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्योंकि कुछ मर गए हैं, कुछ मर रहे हैं और कुछ को मारने की तैयारी चल रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इस देश में पर्यावरण विनाश का दिन दहाड़े चमत्कार इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस देश में 18-18 घंटे काम करके देश की लुल्ली बजाने वाले इस सनातनी सेंटा क्लॉज उर्फ नकली गंगा पुत्र का शासन है। इसके शासन काल में न केवल हमारी गंगा मां प्रदूषित रह गई है, बल्कि अब इस देश में उल्टी गंगा बह रही है। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। और हद देखो, इस अमृत काल में उल्टी गंगा तो इस हद तक बह रही है कि जिन हरामखोर बलात्कारियों के ऊपर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं वो पैरोल पर घूम रहे हैं। जिनको उम्र कैद की सजा हो गई है उनकी सजा माफ हो गई है। लेकिन जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट था, देश के विकास के बारे में सोच रहा था, सरकार की आलोचना कर रहा था कि तुम देश को गलत दिशा में ले जा रहे हो, सबूतों के अभाव में उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। और ये पागल जनता ने मान भी लिया कि ये देशद्रोही है और ये मान रहे हैं कि ये बाबा है, संत हैं, ये देशभक्त हैं। अब बताओ, क्या इस देश में है किसी की इतनी ताकत कि इस अन्याय को मिटा सके और इस साइंटिस्ट को न्याय दिला सके? सर जी, हाँ, मोदी जी है ना, अपने 56 इंच की छाती है उनकी। अबे छाती औरतों के होती है, मर्दों के सीना होता है। अगर ये मर्द होते तो अभी तक ये जेल के बाहर होता या हरामखोर जेल के अंदर होते। सर जी, हाँ, जी आप कितना भी भड़का लो, लेकिन हम अंधभक्त तो हमेशा यही मानेंगे कि मोदी काल में सिर्फ विकास ही विकास हुआ है। सही कह रहे हो, विकास हुआ है, लेकिन किसका? अडानी का विकास 1000 गुना हुआ है, अंबानी का विकास 900 गुना हुआ है, बाबा रामदेव का विकास 800 गुना हुआ है, न्यूज वालों का विकास 500 गुना हुआ है और जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनका विकास 400 गुना हुआ है। सर जी, हाँ, ये आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हमें भी विकास का रास्ता दिखा दो, कोई नई स्किल की जानकारी बता दो। आ गए लाइन पे? अब लाइन पे आए हो तो मैं बता सकता हूं कि अगर सब विकास कर रहे हैं तो इस अंधभक्ति की पट्टी खोलो, तुम भी कुछ विकास करने का प्रयास करो और पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। अब ये बताइए कि आप वीडियो में ये कहना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक बेगुनाह है? वो तो स्पष्ट रूप से बेगुनाह दिख रहा है ना। और गुन्हे का आधार क्या है भाई? किसी आधार पर तो आपने एनएसए लगाया होगा, सबूत होंगे। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। क्या इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की खुफिया तंत्र और शासन प्रणाली इतनी कमजोर है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है उसके लिए सबूत जुटाना हमारे लिए इतना मुश्किल हो पा रहा है? सबूत है ही नहीं तो जुटाएं कैसे? चूंकि यह व्यक्ति देश हित में आवाज उठा रहा था, यह व्यक्ति वो आवाज उठा रहा था जो बीजेपी को पसंद नहीं है। तो जो आवाज बीजेपी को पसंद नहीं है उसका दबाने का तरीका है ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। उससे भी अगर नहीं दब रहा है तो फिर एक ऐसा कानून लगा दो जिसकी जानकारी है ही नहीं। एनएसए कहता है कि हम गिरफ्तार कर सकते हैं, सबूतों की आवश्यकता नहीं है। पर यह देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर एनएसए इस हिसाब से काम कर रहा है तो देश के 90% नेता जेल में होने चाहिए। और हकीकत यह है कि इस देश में अगर कानून होता ना, वो कानून ईमानदारी से काम कर रहा होता, तो जितनी भारत की जेल है ना वो भारत के नेताओं से भरी हुई होती। पर ऐसा नहीं होगा। इस अमृत काल में देश का दुर्भाग्य देखिए कि आपकी और हमारी बच्चियों का बलात्कार करने वाले इन हरामखोर बलात्कारियों को बेल मिल गई, लेकिन आपके और हमारे बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाला पढ़ा लिखा यह साइंटिस्ट था, इसको जेल मिल गई। वो जेल में क्यों डाला गया है उसके सबूत नहीं है। आधार क्या है जेल में डालने का? 3 आधार है। FCRA एक कानून है जो विदेश से चंदा लेने की बात करता है, कैसे लिया जाएगा। तो सरकार का ये कहना है, एजेंसियों का कहना है कि इसने FCRA कानून का उल्लंघन किया है। दूसरा, जॉर्ज सेरस नाम का एक व्यक्ति है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, भारत को बर्बाद करना चाहता है, उसके साथ इसका संबंध। और तीसरा, डैन चर्च जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उससे भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। इस आधार पर इस व्यक्ति को देशद्रोही माना जा रहा है, लेकिन सबूत नहीं इकट्ठे कर पाए। कितने महीने हो गए? 3 महीने। तो अब शंका हो रही है उन एजेंसियों पर जिनके हाथों में हमने अपना देश दे दिया है कि तुम 3 महीने में एक छोटी सी छानबीन नहीं कर पा रहे हो, सबूत नहीं दे पा रहे हो, तो शंका है कि तुम योग्य हो भी या नहीं हो। 3-3 महीने अगर तुम किसी की जांच पड़ताल करने में सक्षम हो तो फिर देश सुरक्षित हाथों में तो नहीं है। आइए एक एक करके बात करते हैं कि क्या सच में लगाए गए आरोप सही हो सकते हैं या फिर इस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि यह बीजेपी का वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहा था जो चुनाव के समय बीजेपी ने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं कर पाए। तो जो बीजेपी वादे पूरे नहीं कर पा रही है तो ऐसे वादों को पूरा करने का तरीका यह है कि जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को शांत कर दिया जाए।
और शांत करने का तरीका है ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, कुछ नहीं तो एनएसए लगा दो, सो लगा दिया गया है। फिर भी हम अपने लेवल पर पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। अगर यह ईमानदार है तो निश्चित रूप से ये सरकार, ये न्याय व्यवस्था उसको छोड़ेगी। बेईमान है तो मैं तो कह रहा हूँ फांसी चढ़ा दो, लेकिन एक बार देख तो लो हकीकत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसके तहत चंदा लेने के नियम तय किए जाते हैं, उसको कहते हैं FCRA। इसका उल्लंघन किया है सोनम वांगचू ने, इसीलिए उनको देशद्रोही माना गया है। अब मेरी पहली बात, चंदा क्यों लिया था उसने? लद्दाख के विकास के लिए। लद्दाख के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो सरकार वहां विकास नहीं कर रही है और देशद्रोही सोनम वांगचू हो गया। दूसरा प्रश्न, कितने रुपए का हेरफेर हुआ है? 70,000 रुपए का। 70,000 के हेरफेर को तुम समझने के लिए, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए 3 महीने से ज्यादा समय ले चुके हो। तुम अयोग्य हो और इस देश को चला रहे हो, और देशद्रोही सोनम वांगचू हो गया। तीसरा, सिर्फ 70,000 के चक्कर में देशद्रोही घोषित कर दिया गया और इसी देश में मध्य प्रदेश के एक विधायक के बच्चे की शादी में 70 लाख के पटाखे चलाए जाते हैं, वो देशभक्त हो गया और सोनम वांगचू देशद्रोही हो गया। चौथा, क्या चंदा लेना इस देश में देशद्रोह है या चंदा लेने के तरीके का उल्लंघन करना देशद्रोह है? अगर उल्लंघन करना देशद्रोह है तो फिर ये कांग्रेस की पार्टी, बीजेपी की पार्टी, सपा, बसपा, ये जो चंदा लेती हैं देश और विदेशों से, इनकी अगर जांच ईमानदारी से कर दी जाए तो ये चले जाए जेल के अंदर। बीजेपी का 3,000 करोड़ रुपए का चंदा आया, बीफ एक्सपोर्ट से आया है, चंदा देते हैं, ठेका लेते हैं अच्छे से। इनकी अगर जांच कर दी जाए तो पूरी की पूरी बीजेपी आज NSA के तहत अंदर चली जाए, देशद्रोही घोषित कर दिया। अरे देशद्रोही हैं, इसीलिए देशभक्त इनकी आंखों में चुभ रहे हैं। एक व्यक्ति जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बात कर रहा है लद्दाख में, तुम्हारी ही की गई बात को, तुम्हारा जो आश्वासन था, तुमने जो वादा किया था लद्दाख से, वही बात याद दिला रहा था और तुम्हें चुभ गया, वो देशद्रोही हो गया और तुम अपने वादे को भूल गए, तुम देशभक्त हो गए। और अगर FCRA कानून का उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को फांसी दे दो, लेकिन सबूत तो एक बार जनता को दिखा दो कि देखो भाई ये देशद्रोही है। 3 महीने से तुम जांच कर रहे हो, अब तो शक हो रहा है तुम्हारी काबिलियत पर। वो जो काबिल नहीं है, अगर उनके हाथों में इस प्रकार की एजेंसियां हैं तो उनसे बड़ा देशद्रोह कौन हो सकता है? दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई इस व्यक्ति के साथ सोनम वांगचू के संबंध है। कोई फोटो दिखाई? नहीं। कोई मीटिंग दिखाई? नहीं। कोई फुटेज है? नहीं। किस आधार पर? बस अफवाहें हैं, उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, जांच चल रही है। अरे भाई जब जांच चल रही है, सबूत मिल जाए तब अंदर डाल दो। पहले अंदर डाल दिया, सबूत बाद में ढूंढ रहे हो, तो शंका तो होगी ना तुम्हारे ऊपर। और अगर तुमको सच में सबूत चाहिए कि किसी के साथ अगर कोई खड़ा हो और वो व्यक्ति वैसा ही निकले, तो फिर इन लोगों को उठा के जेल में डालो। ये देखो हरामखोर बलात्कारी, इसके साथ ये बैठा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा का, तो इस हिसाब से अगर ये बलात्कारी तो ये हरामखोर ये भी बलात्कारी हुआ। या मान लो ये अगर ईमानदार तो फिर ये ईमानदार हुआ। कहां है जांच एजेंसियां? साथ में पकड़े हैं, देखो सामने सबूत दिख रहा है। मोदी जी इस रेवन्ना का हाथ पकड़े हुए हैं। याद रखना, मोदी जी का हाथ जिस व्यक्ति के हाथ में है, ये व्यक्ति एक मास रेपिस्ट है। तो क्या ये कहना चाह रहे हो कि मोदी जी भी मास रेपिस्ट हैं? मोदी जी ने जिसके पैर छुए हैं ये एक बलात्कारी है, तो क्या कहना चाहते हो मोदी जी बलात्कारी हैं? इस आधार पर तय होगा किसके संबंध किसके साथ कैसे हैं। और अगर सबूत ही चाहिए है कि कौन कैसे लक्षण का है और किसके साथ कौन उठ बैठ रहा है, तो बीजेपी के इस विधायक की बात सुनिए जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करता था, कैसे मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहा है। आज भाजपा का पूरा चरित्र, पूरी की पूरी भाजपा की सच्चाई और कितने सीरियस हैं ये महिलाओं के मुद्दों को लेकर, कितने सीरियस हैं ये राजनीति में चरित्र को लेकर, आज ये बिल्कुल सदन के सामने और पूरे देश के सामने आ गया है। अब वही व्यक्ति आज बीजेपी में मंत्री बनकर बैठा हुआ है, तो या तो सरकार ये मान ले कि नहीं उसने जो आरोप लगाए थे वो सही है और ऐसे लोगों को हम पार्टी में ले रहे हैं, या फिर ये मान लो कि उसके आरोप झूठे थे लेकिन मजबूरी है कि उसको हम पार्टी में ले रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो, सबूत तो इसे बोलते हैं। बिना सबूत के उस व्यक्ति को अंदर डाल रहे हो, 3 महीने से एक सिंगल सबूत नहीं दिखा पा रहे हो। बेचारा जो देश की रक्षा के लिए, देश पर्यावरण के लिए काम कर रहा था, जो बच्चों को पढ़ा रहा था, वो जेल में है। जो रेपिस्ट है वो बाहर है। ऐसे देश तोड़ना चलेगा? तुम्हारे बाप का देश है क्या बे? तीसरा आरोप लगा रहा है कि इस व्यक्ति के संबंध डेंजर चर्च के साथ है। संबंध इस व्यक्ति का कहां नाता नहीं है? दुनिया भर के हर चीजों में इसका नाता निकलता हुआ घूम रहा है। इस व्यक्ति ने संप्रभुता को खतरा पहुंचाया भारत को। संप्रभुता अमेरिका ने जकड़ कर भेजा था बेड़ियों में, तब संप्रभुता खतरे में नहीं गई थी। सीज फायर के लिए अमेरिका बार बार दबाव डालता रहा, तब संप्रभुता खतरे में नहीं गई थी। और संप्रभुता का आधार बनाकर तुमने उसको देशद्रोही घोषित कर दिया। अरे देशद्रोह है, उसको देशद्रोही घोषित करो, मैं तो करूं फांसी चढ़ाओ, लेकिन पुख्ता सबूत तो दो। बिना सबूतों के आधार पर 3-3 महीने किसी को रखोगे, बाद में लिखोगे कि हमसे गलती हो गई है। और इस देश में ऐसा हो रहा है, उठा के पहले अंदर डालो, बाद में सबूत ढूंढो, 1 साल अंदर रखोगे, उसके बारे में लोग बात करना भूल जाएंगे, क्योंकि देश की आदत है भूलने की, हमारी आदत है भूलने की। और बीजेपी जानती है कि इस देश में अगर शासन करना है तो भूलो और राजनीति करो। हम क्या नहीं भूले? हम पुलवामा भूले, हम पहलगाम भूले, हम उरी भूले, हम पठानकोट भूले, हम दिल्ली का बम ब्लास्ट भूल गए। उन्हें मालूम है कि भुलाना बड़ा आसान है। कुंभ की भगदड़ भूल गए हम, रेल एक्सीडेंट भूल गए हम, एरोप्लेन जो क्रैश हुआ उसको भूल गए हम। उन्हें मालूम है भूलने पर राजनीति हो सकती है। हम इस व्यक्ति को भूल गए, अब बात ही नहीं हो रही इस व्यक्ति की। जब इस व्यक्ति की बात नहीं होगी तो इसने जो मुद्दा उठाया उसकी बात नहीं होगी। वो मुद्दा क्या था?
संविधान की अनुसूची 5वीं 6वीं में जो अधिकार दिए गए हैं वो उन अधिकारों के तहत लद्दाख को संरक्षित करने की बात कर रहा है ये। और इसको इसलिए अंदर डाला गया कि संरक्षण ना हो पाए, क्योंकि लद्दाख की खुदाई होनी है, जैसे अरावली की होने वाली है। और कौन करेगा खुदाई? क्या मालूम नहीं है बक्सवा कौन काट रहा है, हसदेव कौन काट रहा है, सिंगरौली के जंगल कौन काट रहा है, पोर्ट किसके हैं, एरोप्लेन किसके हैं, रोड किसके हैं, ऊर्जा किसकी है, एनर्जी किसकी है? एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम करने वाले ये लोग इस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। अरे अपने गिरेबान पे जाके देखो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो। इस देश की लुल्ली बजा के रखी है विकास के नाम पर। भूख इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, सोना आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और तुम देशद्रोही नहीं हो, तुम देशभक्त हो गए। धर्म जाति के पीछे कायरों की तरह राजनीति कर रहे हो, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हो। इस देश में साइंटिस्ट कम बाबा ज्यादा बढ़ा दिए तुमने, और तुम अपने आप को देशभक्त कहते हो। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हो, हमारे बच्चों से कहते हो हिंदी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अपने आप को देशभक्त कहते हो। अरे देशभक्त वो है जो इस देश के बारे में सोचता है। और हकीकत है कि आज इस देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, कि सब अंधभक्त हो चुके हैं, सब पार्टी और नेताओं के बारे में सोच रहे हैं मालिक का लड़का विदेश पढ़कर आएगा, हम उसकी तलवे चाटेंगे। और जिनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी ताकत है, ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डाल दो। बंद करने के कई तरीके हैं। अरे नहीं मर रहे तो मरवा दो। ये चल रहा है इस देश के अंदर का। सच बोलने की सजा सिर्फ मौत है या फिर देशद्रोह। बीजेपी के खिलाफ बोलना देशद्रोह, किसी पार्टी का समर्थन कर दिया एजेंट। अरे आंखों की पट्टी खोलो रे। अरे पस हो चुका है अंदर, सड़ रहा है पूरा भारत। आवाज उठाना सीखो, नहीं तो पहले इसका नंबर था, अगला नंबर तुम्हारा है। और जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, मुझे मालूम कि मेरा नंबर बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। जिंदगी बड़ी होगी मेरी, लंबी नहीं। जय हिंद, जय भारत।